इस स्क्रिप्ट को लिखते हुए राकेश वर्मा ने एक गहरी चिंता जाहिर की है और उनकी चिंता ये है कि जब स्टूडेंट्स पर लाठी और वायरल बाल संत को सम्मान मिलता है तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। क्या हम सच में एक रिसर्च आधारित भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं या बस हवाई वादों पर चल रहे हैं? ये सवाल आज बहुत मौजू है। सरकार एक तरफ 2047 तक विश्व गुरु बनने का सपना दिखाती है और दूसरी तरफ छात्रों और इंटेलेक्चुअल आवाजों पर दबाव डालकर एक बिल्कुल उल्टा संदेश भेजती है। जी, और आज हम इसी विरोधाभास, इसी डाइकोटमी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास द डाइकोटमी ऑफ डेवलपमेंट नाम की एक विस्तृत रिपोर्ट है। साथ ही हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट को भी देखेंगे। बिल्कुल, और हमारा मकसद ये समझना है कि क्या भारत का सपना और हकीकत दो अलग-अलग पटरियों पर दौड़ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सपने की ही बात करते हैं। सरकार का लक्ष्य है 2047 तक भारत एक विकसित भारत बने। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा तो आर्थिक है, मतलब लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, जो कि बहुत बड़ा लक्ष्य है। बहुत बड़ा। लेकिन उससे भी बड़ा लक्ष्य है भारत को दुनिया के लिए एक विश्व गुरु, एक ग्लोबल टीचर बनाना। और इस पूरे विजन का जो रोड मैप है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और उस नीति के लक्ष्य भी कुछ कम नहीं है, जैसे भारत के 30-40 विश्वविद्यालयों को दुनिया के टॉप 200 में शामिल करना। हाँ, और हर साल करीब 5 से 7 लाख विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आकर्षित करना। मतलब हम दुनिया के लिए नॉलेज का एक हब बनना चाहते हैं। यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि अक्सर हम विकास को सिर्फ सड़कों और इमारतों से नापते हैं। सही बात है। जबकि असली विकास तो सोच और विचारों में होता है। विश्व गुरु का मतलब ही है एक बौद्धिक, एक इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनना। और इसकी नींव ज्ञान, इनोवेशन और सबसे जरूरी सवाल पूछने की आजादी पर रखी गई है। हमारे संविधान में भी तो शायद इसी सोच को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हाँ, बिल्कुल। संविधान का अनुच्छेद 51A(h) हर नागरिक से उम्मीद करता है कि वो वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करेगा। सीधी भाषा में कहें तो एक साइंटिफिक सोच अपनाएं, सवाल पूछें और चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। विश्व गुरु बनने के लिए ये माहौल अनिवार्य है। एक ऐसा माहौल जहां सवालों का स्वागत हो, आलोचना को सुना जाए और ज्ञान को उसे बिना किसी डर या दबाव के आगे बढ़ाया जाए। और यहीं पर आकर कहानी थोड़ी उलझ जाती है, क्योंकि अगर सवाल पूछना और सुधार की मांग करना इस सपने की नींव है, तो फिर जब देश के छात्र, जिन्हें हम भविष्य का निर्माता कहते हैं, हाँ, तो जब वो सवाल उठाते हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ जो हो रहा है वो इस सपने का ठीक उलट तस्वीर पेश करता है। हाल की कुछ उदाहरण अगर हम देखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र परीक्षा में मिले अंकों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और जवाब में उन पर लाठीचार्ज हुआ। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, है ना? पटना में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप लगाकर छात्र दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे। जी, और ये वो छात्र हैं जो देश की सबसे मुश्किल नौकरियों के लिए सालों मेहनत करते हैं। उनके ऊपर पहले पानी की बौछारें और फिर लाठियां बरसाई गई। सोचने वाली बात है कि ये मांगे भी कोई देश तोड़ने वाली नहीं थी। परीक्षा में पारदर्शिता, बेहतर सुविधाएं, ये तो किसी भी एजुकेशनल सिस्टम की बुनियादी जरूरतें हैं। इस पर बातचीत होनी चाहिए थी, लाठीचार्ज नहीं। तो क्या ये एक पैटर्न बन रहा है कि जब भी छात्र बेरोजगारी या शिक्षा के निजीकरण या परीक्षा में भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दों पर आवाज उठाते हैं तो उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय उन्हें एक लेबल दे दिया जाता है। मुद्दे की गंभीरता को कम करने और उसे भटकाने की एक कोशिश होती है। कानूनी तौर पर भी ऐसा लगता है कि विरोध करना मुश्किल होता जा रहा है। सीपीआर की धारा 144 का इस्तेमाल अब बहुत आम हो गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने बार बार कहा है कि धारा 144 एक इमरजेंसी पावर है। अच्छा, इसे सिर्फ वास्तविक खतरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, किसी काल्पनिक डर के आधार पर नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इसे अक्सर रूटीन तरीके से लागू कर दिया जाता है, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का मौलिक अधिकार भी छिन जाता है। बिल्कुल, और इसका सीधा असर हमारे अकादमिक माहौल पर पड़ रहा है। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स के आंकड़े तो वो वाकई चौंकाने वाले हैं। क्या कहते हैं वो आंकड़े? 2023 में 179 देशों में भारत 156वें स्थान पर था। 156 में? जी, मतलब हम दुनिया के सबसे निचले 10-20% देशों में हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देश भी इस मामले में हमसे बेहतर हैं। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। 156वां स्थान,
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे प्रोफेसर, हमारे रिसर्चर शायद खुलकर रिसर्च करने या अपनी राय रखने से डर रहे हैं। रिपोर्ट भारत के अकादमिक माहौल को पूरी तरह से प्रतिबंधित यानी कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड की श्रेणी में रखती है। और अगर देश के सबसे बुद्धिमान लोग ही डरकर चुप रहने लगेंगे तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे? ये तो उस विश्व गुरु के सपने पर सीधा हमला है जिसकी बुनियादी खुले विचारों पर टिकी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये छात्र हैं जो देश की नींव को मजबूत करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, और उन्हें जवाब में लाठी और लेबल मिल रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू तो वो शायद और भी हैरान करने वाला है। आप उस बाल संत के सम्मान की बात कर रही हैं? हाँ, जब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान किसे दिया जा रहा है तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। यहाँ 10 साल के अभिनव अरोड़ा का उदाहरण बहुत दिलचस्प है, जिन्हें बाल संत के नाम से जाना जाता है। वो इंस्टाग्राम पर एक लोकप्रिय आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर हैं और जिनके लगभग 10 लाख फॉलोअर्स हैं। जी। और दिसंबर 2023 में उन्हें एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों भारत के सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता के तौर पर सम्मानित किया गया। एक मिनट, मैं इस बात को ठीक से समझना चाहती हूँ। हाँ। सरकार एक तरफ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी संस्था बना रही है। हाँ, ANRF। लेकिन उसी सरकार के मंत्री एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सम्मानित कर रहे हैं। इन दोनों में तो कोई तालमेल ही नहीं दिखता। या शायद ये एक बहुत साफ लेकिन उलझन भरा संकेत देता है। ये किसी भी युवा के मन में एक सीधा सवाल खड़ा करता है, देश हमसे चाहता क्या है? हम रिसर्च करें या वायरल बने? बिल्कुल। साइंस पढ़ें या एक सिंबॉलिक इमेज बनाएं? यही सवाल। यहाँ कोई आध्यात्मिकता का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल प्राथमिकताओं का है। एक विकासशील देश के लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देश को वैज्ञानिकों की ज्यादा जरूरत है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की? और ये स्थिति मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता के विचार को कमजोर करती है। ये एक युवा को क्या संदेश देती है जो किसी लैब में दिन रात मेहनत कर रहा है? उसका तो मनोबल ही टूट जाएगा। संदेश ये चाहता है कि लोकप्रियता और सांस्कृतिक प्रभाव शायद वैज्ञानिक योग्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और पहलू है। NEP 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी IKS को शामिल करना। उद्देश्य तो अच्छा है कि भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सामने लाया जाए। उद्देश्य में कोई कमी नहीं है, पर आलोचक कहते हैं कि अगर इसे बिना वैज्ञानिक पड़ताल और क्रिटिकल थिंकिंग के लागू किया गया तो ये तर्क और पूछताछ की भावना को ही नुकसान पहुंचा सकता है। और यहीं पर संतुलन की जरूरत है। परंपरागत ज्ञान का सम्मान करना एक बात है और उसे बिना परखे सच मान लेना वो दूसरी। अगर हम वैज्ञानिक कसौटी को ही हटा देंगे तो हम वही वैज्ञानिक मनोवृत्ति खो देंगे जिसकी उम्मीद हमारा संविधान हमसे करता है, और जो विश्व गुरु बनने के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तो अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। एक तरफ विरोध पर सख्ती, दूसरी तरफ वायरल कल्चर को सम्मान। इसका देश के भविष्य पर असल असर क्या पड़ रहा है? असर बहुत गहरा है। सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च। हम कहाँ खड़े हैं इस मामले में? हम बहुत पीछे हैं। भारत अपनी GDP का 1% से भी कम R&D पर खर्च करता है, जबकि इजराइल, दक्षिण कोरिया जैसे देश 4-5% तक खर्च करते हैं। और अमेरिका, चीन जैसे देश? वो भी 2-3% तक खर्च करते हैं। सीधी सी बात है, बिना निवेश के इनोवेशन कैसे होगा? और जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया भी गया है, उसकी फंडिंग का मॉडल भी, मतलब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 50,000 करोड़ के लक्ष्य में से सिर्फ 28% सरकार देगी। हाँ, और बाकी 72% निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है। और क्या ये मॉडल टिकाऊ है? यहीं पर इस मॉडल का सबसे बड़ा खतरा छुपा है। प्राइवेट सेक्टर का पैसा हमेशा तेजी से रिटर्न खोजता है। वो उस बुनियादी रिसर्च में क्यों पैसा लगाएगा जिसका फल शायद 20 साल बाद मिले, या शायद मिले भी नहीं। हाँ, शायद मिले भी नहीं। इसका नतीजा ये हो सकता है कि हमारा नेशनल रिसर्च एजेंडा देश की जरूरतों के हिसाब से नहीं बल्कि बाजार के मुनाफे के हिसाब से चलने लगे। तो मतलब हम शायद बेहतर फूड डिलीवरी एप्स बना लें। पर क्या हम अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर या कैंसर का इलाज खोज पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और इस पूरी तस्वीर का जो जमीनी नतीजा है वो शायद सबसे ज्यादा डरावना है, रोजगार का संकट। जी, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए थी। लेकिन अगर इस विशाल युवा आबादी के पास सही स्किल्स और नौकरियां ही ना हो तो क्या होगा? तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है, एक टाइम बॉम्ब। और आंकड़े क्या कहते हैं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के केवल 51% युवा ही नौकरी के काबिल माने जाते हैं। उनके पास डिग्री तो है पर वो स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। इसकी वजह? एक बड़ी वजह है हमारा पुराना पाठ्यक्रम। कुछ तो 50 साल से भी नहीं बदले। हमारा शिक्षा सिस्टम एक
एक नॉलेज फैक्ट्री बनकर रह गया है जो इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता। तो करोड़ों बेरोजगार और निराश युवा जो देश के लिए संपत्ति होने चाहिए थे, वो एक बोझ बन सकते हैं। और ये स्थिति सीधे तौर पर विकसित भारत 2047 के सपने को चुनौती देती है। बिना एक कुशल, इनोवेटिव और सवाल पूछने वाली वर्कफोर्स के $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? ये तो असंभव लगता है। आप दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अगर आपके अपने कैंपस में सवाल पूछने पर डर का माहौल है, तो दुनिया के बेस्ट दिमाग आपके पास क्यों आएंगे? बिल्कुल सही सवाल है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा करती है। विश्वगुरु का सपना महान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस सपने को साकार करने वाला रास्ता अपना रहे हैं, या फिर हम एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जहां नारे और भावनाएं तर्क और तथ्यों पर हावी हो रही हैं, जहां सवाल पूछने वालों को चुप करा दिया जाता है और वायरल कंटेंट को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। रास्ता कौन सा है ये अभी भी साफ नहीं है। विश्वगुरु यानी दुनिया का शिक्षक अपने ज्ञान, अपने खुलेपन और अपने विवेक के लिए सम्मान पाता है, लेकिन क्या विवेक ऐसे माहौल में पनप सकता है जहां सवालों का जवाब लाठी से और विज्ञान का मुकाबला सेलिब्रिटी कल्चर से हो? 2047 तक का रास्ता एक ऐसे मोड़ पर है जहां शायद एक निर्णायक चुनाव करना होगा। हमें कैसी पीढ़ी तैयार करनी है और कैसा देश बनाना है।